बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉट्स का जो है बुनियादी तौर पर पहला लेक्चर है जो वो डिस्कस कर रहे होंगे कि लॉ ऑफ टॉट्स की डेफिनेशन क्या है। अब देखें, जब भी किसी चीज़ को समझना है, किसी चीज़ पे काम करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन ही लेनी है ना। तो आइए हम बढ़ते हैं अब इस पूरे टॉपिक की जानिब। यहाँ पर डेफिनेशन के साथ साथ हम इसके नेचर को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टॉट जो सा ये है क्या, ये लफ्ज़ आया कहाँ से। तो लेक्सिकॉन यानी हमारी जो ये होती है डिक्शनरी है, उसमें जब ये देखेंगे तो ये आपको ये लैटिन वर्ड टॉर्टम से डिराइव्ड नज़र आएगा, उसमें से निकला हुआ है। जो टॉर्टम है वो मतलब ये बता रहा होता है कि ये एक ट्विस्टेड कंडक्ट होता है, ट्विस्टेड और क्रुक्ड कंडक्ट होता है। तो ये जो सा है सिग्निफाई कर रहा होता है कि आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर रहे, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इंग्लिश में जो सा इसके लिए इक्विवेलेंट वर्ड मौजूद है, दैट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग जो सा है ये टॉर्टम के और टॉर्ट्स के जो से हैं वो बता रहा होता है, जो इक्विवेलेंट्स है। तो अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ टॉर्ट्स होता क्या है। नेचर ऑफ टॉर्ट्स जो सी है ना, जब यानी कि सिविल रॉन्ग्स हैं, जब हम कहते हैं रॉन्ग्स हैं, तो ये टॉर्ट जो सा है ये बुनियादी तौर पर जब हम लॉ में करेंगे तो रॉन्ग्स तो कई किस्म के हो सकते हैं। क्रिमिनल रॉन्ग हो सकता है, सिविल रॉन्ग हो सकता है। तो जो क्रिमिनल रॉन्ग है वो एक डिफरेंट पीनल सेक्शंस के तहत डील होता है, वो एक अलहदा लॉ के तहत डील होता है। जबकि ये जो सा है टॉर्ट्स जो सा है ये सिविल रॉन्ग है, तो इसे हम देखते हैं कि ये किस जानिब से डील होता है। तो बुनियादी तौर पर इसमें जो चीज़ अफेक्ट हुई होती है वो होती है राइट इन रैम। किसी भी शहरी को राइट इन रैम वो होते हैं कि ऐसा हक जो उसे तमाम दुनिया के ख़िलाफ़ हासिल होता है, तमाम कम्युनिटी के अगेंस्ट उसे हासिल होता है। मसलन राइट ऑफ रेपुटेशन हर शख्स का हासिल है, किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे शख्स की रेपुटेशन को बर्बाद कर दे बग़ैर किसी कानूनी वजह की। तो दिस इज़ वट जो सा है टॉर्ट्स में बुनियादी तौर पर किसी शख्स का राइट इन रैम अफेक्ट हुआ होता है। इसके साथ साथ जो सा ये राइट होता है ये प्राइवेट भी होता है। यानी जब आप प्राइवेट राइट की बात करेंगे ऑटोमेटिकली पब्लिक राइट की बात आ जाएगी। तो प्राइवेट राइट जो सा होता है वो ऐसा राइट होता है जिसको अगर अफेक्ट हो तो वो पर्सनल टू पर्सन तो अफेक्ट पड़ रहा होता है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। जब एक शख्स किसी जगह पे खड़ा होकर किसी दूसरे शख्स के मुंह पे मुक्का मारेगा, उसको ज़ख्मी करेगा, उसको फायर मारेगा, तो बुनियादी तौर पर उस शख्स का जो सा है पब्लिक राइट है और पूरी पब्लिक का राइट भी साथ अफेक्ट हो रहा होता है। तो ये प्राइवेट राइट अफेक्ट होता है। नेचर ऑफ टॉर्ट्स में ये चीज़ शामिल होती है। अब आप देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो रॉन्ग्स मौजूद हैं, इनमें क्राइम मौजूद है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मौजूद होता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। ये चीज़ें भी रॉन्ग्स हैं। क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, ट्रस्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट्स की ब्रीचिंग है ये सिविल रॉन्ग है। लेकिन ये टॉर्ट्स की कंसिडरेशन में नहीं आते। इनके लिए स्टैच्यूज़ अलहदा मौजूद हैं, इनकी थिंकिंग अलहदा मौजूद है, इनकी अंडरलाइंग फ़िलासफ़ी अलहदा से है। दिस इज़ वाई दे आर नॉट टॉर्ट्स, दे आर समथिंग एल्स। तो आप एक चीज़ फिर देखेंगे कि ये क्राइम्स, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनके हवाले से जो उनसे ना बाकायदा स्टैच्यूज़ मौजूद होते हैं, बाकायदा लॉ मौजूद होते हैं। लेकिन जो हमारा टॉर्ट है इसका बुनियादी सोर्स बुनियादी तौर पर बरतानवी अदालती निज़ाम है। वहाँ का जो उनसा कॉमन लॉ है वो है जो कि सारी बातें एक्सप्लेन करता है, वहाँ की रवायात, वहाँ के रवाजात, वहाँ का अदालती थिंकिंग अबाउट सिविल राइट्स, वो जो सी है ये टॉर्ट्स के सोर्स हैं। इसमें जो भी फैसले किए जाते हैं उसमें बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट्स जो हैं वो इधर से आ रही होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए टॉर्ट्स जो है ना एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और अभी तक इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सका। डिफ़ाइन करने में डिफ़िकल्टी क्या है कि मोर देन 70 काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स जो सी आइडेंटिफाइड हैं। तो इनमें जो सा है जो मतलब इनके जो बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं या जिन इंटरेस्ट को ये वॉच कर रहे होते हैं या वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, उनमें भी आपस में कॉमनैलिटी कम से कम होती है। तो वो कॉमन बेस जो सी है ना अभी तक नहीं मिली जिसकी बुनियाद पर हम कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन दे सकें। तो वो साइंटिफिक डेफिनेशन ना दे सकने की वजह जो सी है ये बुनियादी तौर पर दो तीन बुनियादी वजह दी जाती हैं कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो अभी तक खुद ग्रो कर रहा है। और दूसरी बात जो मैंने अभी पहले की
कि ये जो सा है कॉमन लॉ जो सा है उसके ऊपर बेस है, किसी स्टैचू लॉ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा पूरा मुआशरा ही इसका कंट्रीब्यूटर बन गया। तीसरी बात यह है कि ये हिस्ट्री के साथ जो सा है ना प्रोसीजर, हिस्टोरिकली जो सा ये प्रोसीजर के साथ शामिल होता है। तो ये तीन वजह हैं बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सा अभी तक डिफ़ाइन करना मुश्किल है, अभी तक नहीं हो सका। इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल हो गई है। तो आगे अब चलते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स पे हम स्टार्ट करते हैं। जब हमने ये समझ लिया, इसकी नेचर को समझ लिया, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, तो देखते हैं कि जो उलमा, ज्यूरिस्ट, फुकहा जो टॉर्ट्स के बारे में क्या बात कहते हैं। तो सेलमेंट का नाम जो उनसा है सबसे पहले आता है जब भी इस किस्म के ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉज के ऊपर हम कहीं बात करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली a breach of trust or other merely equitable obligation। सेलमेंट जो है ना वो ये कह रहे हैं कि इसे एक सिविल रॉन्ग करार दे रहे हैं। इस तरह मैंने कहा था नेचर में ये बुनियादी तौर पर टॉर्ट्स जो है सिर्फ सिविल लॉ को डील कर रहा होता है। रेमेडी जो सी है, उसका इलाज है, उसकी तलाफ़ी जो सी है वो एक कॉमन लॉ एक्शन है। एक्शन जो है यहाँ पर जो लफ्ज़ है इसका मतलब है अदालत में जाना। तो ये कॉमन लॉ एक्शन है, अदालत में एक ऐसी दरख्वास्त है अंडर कॉमन लॉ जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए की जाती है, जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिल्कुल ना हो या कोई बाकी इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस ना हो। अब देखिए बुनियादी तौर पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि कैलकुलेटेड नहीं होते, पहले से तयशुदा नहीं होते, पहले से फिक्स्ड नहीं होते कि आप अगर ये काम करेंगे जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में तो हम आपको 11 गुना जुर्माना करेंगे, और आप ये स्टेप नहीं लेंगे तो आपको 5 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है मुझे वो आपको देना पड़ेगा। ये पहले से स्टिपुलेटेड होता है। लेकिन टॉर्ट्स में ये चीज़ें पहले स्टिपुलेटेड नहीं होती, पहले फाइनल नहीं होती, पहले फिक्स्ड नहीं होती हैं। दीज आर अनलिक्विडेटेड होते हैं, अनकाउंटेड होते हैं। तो जो अभी इसके अंदर जो से हैं हम बात करेंगे कि ये इक्विटेबल ऑब्लिगेशन क्या होती हैं। इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपके ऊपर इखलाकी तौर पर तो लागू होती हैं, कानूनी तौर पर लागू नहीं होते। ऑब्लिगेशन ड्यूटी, तो ये ना तो मतलब ऐसा ब्रीच होनी चाहिए जिसमें किसी इखलाकी जिम्मेदारी को जो उनसे ब्रीच किया गया हो, और ना ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट आप बाकायदा एक सिविल रॉन्ग होता है जो उसकी ब्रीच हो अगर वो हो तो ये जो सा ऐसा सिविल रॉन्ग है वो कि जिसका इलाज जो सा है वो एक सिविल कोर्ट में एक एक्शन लाना है अंडर कॉमन लॉ के वो जो डैमेजेस वसूल किए जाएं, जो हमारी भरपाई हो सके, हमारी तलाफ़ी हो सके। सेलमेंट के बाद अब हम चलते हैं कि ये चीज़ें मैंने आपके साथ पिछली स्लाइड पे ही शेयर कर ली जो मुझे यहाँ करनी थी। इससे आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं जी, डेफिनेशन जो है ना रतन लाल साहब जो हैं वो प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, वो देखते हैं वो क्या कहते हैं। इट इज़ एन एक्ट और ओमिशन विच प्रीजुडिशियली अफेक्ट्स अ पर्सन इन हिज प्राइवेट लीगल राइट। बड़ी सादा सी इन्होंने इसकी डेफिनेशन दे दी है। तो प्रोफेसर रतन लाल जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि ये एक्ट ही नहीं बल्कि ओमिशन जो है वो भी टॉर्ट को काज करती है, यानी फेल या तर्के फेल दोनों सूरत में जो सा है टॉर्ट काज हो सकता है। वो जो से है डैमेज को जो सा है सब्सक्राइब करते हैं कि ये कोई लीगल राइट अफेक्ट हुआ हो तो उसको ही डैमेज पहुंचा हो, तो ये होता है, ये भी हम कह रहे हैं। लिहाजा स्कोप ऑफ डैमेज इज लिमिटेड टू लीगल राइट्स ओनली। नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ मॉरल राइट्स कैन बी रिगार्डेड एज अ काज ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस। जिस तरह पहले भी बात की कि मॉरल राइट्स को जो कोई होता है वो जबकि इसमें डिस्कस तारीफ में शामिल नहीं आ रहे, लिहाजा ये इसके स्कोप से आउट हो रहे हैं रतन लाल के मुताबिक। तो रतन लाल जो से हैं, हम एक दफ़ा पिछली स्लाइड पे दोबारा जाते हैं। तो प्री जुडिशली अफेक्ट्स न मतलब ठीक ठाक नुकसान पहुंचाता है किसी प्राइवेट लीगल राइट को। प्राइवेट लीगल राइट, लफ्ज़ प्राइवेट राइट नहीं, प्राइवेट लीगल राइट। प्राइवेट लीगल राइट यानी कि ऐसा राइट हो जिसे कानून भी मानता हो। तो रतन लाल जो से हैं वो फेल या तर्के फेल जो कि किसी शख्स के कानूनी प्राइवेट राइट को जो सा है बुरी तरह असरअंदाज होता हो,
उस शख्स को जो सा है वो कहते हैं कि उस एक्ट को वो टॉर्ट्स का एक्ट कहते हैं, इस डिविएटेड बिहेवियर को कह रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं, हमारे एक जेम्स प्रोफेसर हैं, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन किस तरह कर रहे हैं। ब्रिटिश वेट हैं लॉ के ऊपर ये। टॉर्ट इज़ अ प्राइवेट और सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच अप्रोप्रिएट रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉर्ट जो सा है वो एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा रॉन्ग होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट नहीं होगा, दो पार्टियों का आपस में कोई मुआहदा नहीं होगा, दो पार्टियों का आपस में कोई प्रिविटी लीगल बाइंडिंग नहीं होगी किसी काम को करने या ना करने की। फॉर विच अप्रोप्रिएट रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि कितना नुकसान होगा, क्या होगा, ये तय नहीं होता है इसके अंदर। तो एक्शन मैंने पहले जिस तरह बता दिया कि ये एक अदालत में दरख्वास्त दायर करना है, सिविल अदालत में। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं विनफील्ड की तरफ। ये तारीफ़ काफ़ी बेहतर है और काफ़ी तकरीबन साइंटिफिक मानी जा रही है। टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। तो अभी हम जिस वक्त ये चीज़ देख रहे हैं तो टॉर्शियस लायबिलिटी को वो फोकस कर रहे हैं। टॉर्शियस लायबिलिटी क्या होती है? जो कि एक ड्यूटी की ब्रीच से कायम होती है, यानी कि आपने कोई ड्यूटी करना थी वो नहीं की, जो कि ये कौन सी ड्यूटी थी? जो कि लॉ ने फिक्स की हुई हो। लिहाजा टॉर्शियस लायबिलिटी आपकी राइज हो सकती होती है जब आप कोई ऐसा फ़र्ज सर अंजाम देने से कासिर रहते हैं या आप वो नहीं करते हैं जो कि कानून आप पाबंद हों। दिस ड्यूटीज़ टुवर्ड्स पर्सनस जर्नली, आम लोगों को बिलअमूम हासिल होती है। एंड इट्स ब्रीच इज़ रिजेसिबल बाई एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और इसका जो है भरपाई है, इसकी जो तलाफ़ी है, वो आप डैमेजेस के लिए अदालत में जाते हैं, वहाँ पर एक एक्शन फ़ाइल करते हैं, सूट जिसे कहेंगे, और आपको उसका मिल जाता है, तलाफ़ी मिल जाती है एक प्रॉपर कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स के बाद। तो ये हमने आज बुनियादी तौर पर ये डेफिनीशन को डिस्कस कर लिया। ये हमने 3 बड़ी डेफिनीशंस 4 डिस्कस की हैं। तो बुनियादी तौर पर जो सा हमारा टॉर्ट है, इसकी प्रॉब्लम वही है कि ये साइंटिफिकली इसको अभी चूँकि डिफ़ाइन नहीं किया जा सका, लेकिन इट इज़ एवर ग्रोइंग, इट इज़ एवर ग्रोइंग। इस वजह से जो सा है हमें इसमें बड़ी दिलचस्प चैलेंजेस सामने आते हैं। तो आइंदा के लिए फिर हम बात करेंगे आपसे। फ़िलहाल जो सा है मैं ये कोर्स, ये आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आइंदा लेक्चर्स आते भी रहेंगे जो हमारे ये ग्रुप डिस्कशन की सूरत में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आइंदा इसके ऊपर भी और LLB के जो दूसरे टॉपिक्स हैं लॉ से मुतल्लिक़, उनके ऊपर भी शेयरिंग देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।